नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स और मेटल्स फाउंड इन ग्रुप 15 आर। तो हमारे जो नॉन मेटल्स हैं वो हैं नाइट्रोजन और फास्फोरस। मेटलॉइड्स हैं हमारे आर्सेनिक और एंटीमनी, और जो मेटल है वो एक है हमारा बिस्मथ। नाइट्रोजन इज फाउंड इन अर्थ क्रस्ट इन फॉर्म ऑफ, तो दो फॉर्म में पाया जाता है, एक तो है चाइल्ड सॉल्ट पीटर और इंडियन सॉल्ट पीटर। अब चाइल्ड सॉल्ट पीटर का क्या फॉर्मूला है? इसका फॉर्मूला है NaNO3, और इंडियन सॉल्ट पीटर का फॉर्मूला है KNO3। फॉस्फोरस अकर्स इन मिनरल्स ऑफ, तो एपेटाइट फैमिली होती है उसके मिनरल्स में पाया जाता है फॉस्फोरस। फ्लोरोएपेटाइट का फॉर्मूला Ca9PO4 6.Ca। ASSB and Bi are found mainly as sulfide minerals. काफी important question. Ionization enthalpy of group 15 is much higher than group 14 because of half filled p orbitals. Ionization energy, ठीक है, तो ये हमारे ट्रेंड्स आ गए हैं, इनको हम एक साथ डील कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले तो हमारा जो एलिमेंट्स हैं वो लिख लेते हैं। तो ग्रुप 15 है हमारा, तो नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार, ये हो गया हमारे नॉर्मल। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 की बात करें तो ये जो हमारा ट्रेंड है वो ऐसा ही रहता है जो हमारे नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 की बात करें तो यहाँ पे बस इसको चेंज करना है, BISB, और सेम रहेगा हमारा जो ट्रेंड है वो आयनाइजेशन एंथैल्पी 3 वाली में सेम रहेगा। अब बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो ट्रेंड है वो सेम है जो हमारा एक्चुअल एलिमेंट्स हैं उनसे। ऑब्वियसली पहले वाले की ज़्यादा होगी क्योंकि पहले नॉन मेटल्स आते हैं तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। कोवेलेंट रेडियस का ट्रेंड है हमारा NP, तो ये भी सेम ट्रेंड है जो हमारे एलिमेंट्स एक्चुअल में उसके जैसा। आयनिक रेडियस का ट्रेंड तो ये थोड़ा अलग है, इसको हम ऐसे करेंगे, नाना पाटेकर, ऐश्वर्य, सब बीमार, इस तरीके से हम इसको याद करने की कोशिश करेंगे। मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड NP, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम इधर से शुरू करेंगे और फिर इधर से शुरू करेंगे। तो ये सबसे कम है, नाइट्रोजन का सबसे कम है, फिर फॉस्फोरस, फिर बिस्मथ, फिर एंटीमनी, फिर आर्सेनिक। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड, बॉइलिंग पॉइंट का जो ट्रेंड है वो नॉर्मल है जैसा हमारा रहता है, बस लास्ट में हमारा जो बिस्मथ और एंटीमनी है वो एक्सचेंज हो जाएंगे। अब बात करें डेंसिटी की, तो डेंसिटी हमेशा नॉर्मल जो एक्चुअल एलिमेंट्स है वही रहता है, तो इसमें तो कोई ट्रेंड होता नहीं है। ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप आर पॉलीएटॉमिक एक्सेप्ट बिस्मथ, नहीं सारे ही पॉलीएटॉमिक होते हैं इंक्लूडिंग बिस्मथ। एक्सेप्ट डैश ऑल एलिमेंट्स इन ग्रुप 15 शो एलोट्रोपी। नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि एलोट्रोपी शो नहीं करता, बाकी सब करते हैं। नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस ऑल्सो शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट्स, बिल्कुल। HNO2 डिस्प्रोपोर्नेट इनटू, तो HNO3 होगा एक, तो यहाँ से बढ़ के +5 ही जाएगा, और दूसरा है हमारा NO, उसको याद करेंगे। द ओनली वेल कैरेक्टराइज्ड Bi5 कंपाउंड इज, तो यहाँ पे 5th ऑक्सीडेशन स्टेट है, डेफिनेटली फ्लोरीन का ही कंपाउंड होगा क्योंकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स को या तो फ्लोरीन या फिर ऑक्सीजन ही बना सकता है किसी भी एलिमेंट के अंदर। और यहाँ पे क्या है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट है, इसलिए Bi+5 में उतना स्टेबल नहीं होता। इन केस ऑफ नाइट्रोजन ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट्स फ्रॉम डैश टू डैश टेंड टू डिस्प्रोपोर्नेट इन एसिडिक सॉल्यूशन, ये हमारे +1 से +4। डैश ऑक्सीडेशन स्टेट इन केस ऑफ ASHBBI बिकम्स इंक्रीजिंगली स्टेबल फॉर डिस्प्रोपोनेशन, तो ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये होगा हमारा +3 ड्यू टू inert pair effect. Single NN bond is stronger than single PP bond. No. The catenation tendency is weaker in N than P. बिल्कुल, और इसका रीजन हम ऊपर देख ही सकते हैं क्यों। P and AS can form d-pi bond with transition metals when their compounds like dash and dash act as ligands। पहला तो है PC2H53 एंड दूसरा जो है वो है हमारा AsC6H5। स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड इंक्रीजेस/डिक्रीजेस फ्रॉम NH3 टू BiH3, तो ये डिक्रीज होती है स्टेबिलिटी इसकी। डैश इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग ऑल द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15, तो ये होगा BiH3। बेसिसिटी ऑर्डर ऑफ हाइड्राइड इज, तो बेसिसिटी डेफिनेटली डिक्रीज होगी, तो यहाँ पे हम पूरा ऑर्डर नहीं लिखेंगे, वो तो नॉर्मल जो हमारे एलिमेंट्स हैं वही है। मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर ऑफ हाइड्राइड्स, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ये दो इंटरेस्टिंग पॉइंट हैं इसके अंदर। वैसे तो मोलर मास के साथ में बढ़ती जाती है, लेकिन यहाँ पे NH3 एक ऐसा कंपाउंड है जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट के टाइम पे NH3 की सबसे ज़्यादा हो जाएगी मेल्टिंग पॉइंट, एंड उसके बाद में आप यहाँ से PH3 लिखो और बढ़ते जाओ ASH3 और SBH3। फिर जब बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, तो यहाँ पे याद रखना है कि इतनी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है कि सबसे ज़्यादा हो जाए, इसलिए बीच में आ जाएगा। सबसे पहले PH3, फिर ASH3, फिर आएगा हमारा NH3, फिर हमारा SBH3, और
BiH3. Hydrides having negative value of delta H formation is R. तो एक ही हाइड्राइड है जिसकी नेगेटिव वैल्यू है, वो है NH3. The two type of oxides formed are, पहला तो हम कह सकते हैं E2O3 टाइप के और एक दूसरा है E2O5 टाइप के. The acidic character of oxide increases/decreases down the group. तो acidic character decrease होगा. Oxide of bismuth are basic, बिल्कुल. E2O3 type of oxide of which group 15 elements are amphoteric. तो जो हमने मेटलॉइड्स पढ़े थे उनके जो ऑक्साइड्स हैं वो हो जाएंगे हमारे एम्फोटेरिक. तो AS और SB. Oxide with higher oxidation state is more/less acidic than lower oxidation state than that of lower oxidation state. तो ज़्यादा एसिडिक होते हैं क्योंकि एसिडिटी हम ऐसे देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो वो ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा. तो जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतनी इजीली इलेक्ट्रॉन ले लेगा वो. ऑल ट्राईहेलाइड्स एक्सेप्ट दोज ऑफ डैश आर स्टेबल. तो नाइट्रोजन को छोड़ के बाकी सबके ट्राईहेलाइड्स होते हैं स्टेबल. इन केस ऑफ नाइट्रोजन ओनली डैश हेलाइड इज नोन टू बी स्टेबल. कौन सा होगा भैया? NF3. वाई आर पेंटाहेलाइड्स मोर कोवेलेंट देन ट्राईहेलाइड्स. सो ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता जाएगा अगला इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकलना नहीं चाहेगा, आयनिक बॉन्ड बनना मुश्किल हो जाएगा, वो कोवेलेंट नेचर उसमें बढ़ता जाएगा. ट्राईलाइट्स एक्सेप्ट डैश आर प्रीडोमिनेटली कोवेलेंट इन नेचर. तो हमारे जो BiF3 हैं इनको छोड़ के बाकी सारे कोवेलेंट हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ये भी मेटल है और ये भी अच्छा खासा एक सबसे बेस्ट नॉन मेटल कह सकते हो, तो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बन जाता है. PH3 हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन NH3. गिव रीजन. तो इसका रीजन मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ऑल दीज एलिमेंट्स एक्सेप्ट दोज ऑफ Bi रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म बाइनरी कंपाउंड्स एग्जिबिटिंग -3 ऑक्सीडेशन स्टेट. तो ये गलत है, सारे ही एलिमेंट्स -3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ में कंपाउंड बना लेते. हाउ इज N2 प्रोड्यूस्ड कमर्शियली. तो N2 प्रोड्यूस कैसे होती कमर्शियली? लिक्विफिकेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर से बनती है N2 कमर्शियली. लेबोरेटरी में कैसे बनाते हैं? लेबोरेटरी में रिएक्शन करा के बनाते हैं हम NH4 + Cl + NaNO2, या इससे बनता है N2 + H2O और हमारा NaCl. तो हमारा यहाँ पे बन जाता है N2. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. स्मॉल अमाउंट ऑफ डैश एंड डैश आर ऑल्सो फॉर्म्ड इन अबव रिएक्शन विच इज रिमूव्ड बाय पासिंग द गैस थ्रू डैश कंटेनिंग डैश. स्मॉल अमाउंट्स ऑफ NO और HNO3 बन जाता है जो कि रिमूव होता है बाय पासिंग गैस थ्रू एक्वस H2SO4 कंटेनिंग K2Cr2O7. अब ऐसा करते हैं तो ये बन जाता है और इसका थर्मल डिकम्पोजिशन करा के हमें फिर से N2 मिल जाता है. हाउ टू ऑब्टेन वेरी प्योर नाइट्रोजन? बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम और बेरियम एजाइड. स्टेबल आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन आर. ठीक है, तो दो आइसोटोप है हमारे पास में, N14 और N15. Li + N2 + heat is equals to Li3n. N2 combines with hydrogen at dash Kelvin in presence of catalyst to form ammonia. तो 773 Kelvin पे करता है. The above process is also called the Haber's process. N2 and O2 combine at dash Kelvin to form dash. ठीक है, तो NO बनाता है 2000 Kelvin पे. ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता है. N2 is used to make calcium cyanamide. Yes. Formula of calcium cyanamide ये है CaCN2. Dash is used as a refrigerator to preserve biological material food items in cryosurgery. तो नाइट्रोजन यूज होता है. NH2CO NH2 + 2H2O. इससे बनता है A जो कि B के साथ में इक्विलिब्रियम में है. तो यहाँ पे A और B क्या है? यहाँ पे A जो होगा वो हमारा होगा NH4 2C3 और B जो है वो है 2NH3 + H2O + CO2. तो बेसिकली ये NH3 की प्रिपरेशन है. ऑन अ स्मॉल स्केल हाउ इज अमोनिया ऑब्टेन्ड? गिव 2 रिएक्शंस. स्मॉल स्केल पे 2 रिएक्शन से बनाया जाता है. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ. एक तो है NH4 2 HSO4 + NaOH. इससे बनता है हमारा अमोनिया. और दूसरी रिएक्शन है NH4Cl + CaOH का होल 2 से बन जाता है हमारा अमोनिया. ऑन लार्ज स्केल अमोनिया इज प्रोड्यूस्ड बाय. तो हेबर्स प्रोसेस से प्रोड्यूस होता है. इन हेबर्स प्रोसेस द कैटलिस्ट यूज्ड इज. तो आयरन ऑक्साइड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आयरन ऑक्साइड विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ K2O एंड Al2O3. वेरी इंपॉर्टेंट. हेबर्स प्रोसेस ऑपरेट एट टेम्परेचर डैश केल्विन एंड प्रेशर ऑफ डैश. ठीक है, तो 200 atm प्रेशर पे होता है एंड 700 केल्विन. अर्लियर इन हेबर्स प्रोसेस डैश वाज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट विथ डैश एज अ प्रमोटर. पहले के टाइम पे आयरन कैटलिस्ट की तरह यूज होता था, मोलिब्डेनम उसके प्रमोटर की तरह. अब हम ये यूज करने लगे हैं. अमोनिया इज अ कलरलेस एंड ओडरलेस गैस. नो, अमोनिया जो है वो कलरलेस तो है बट पंजेंट ऑर्डर वाली गैस. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया. तो ये नहीं आएगा,
छोड़ देते हैं इसको। ZnSO4 plus NH4OH is equals to A plus B. Identify A and B and also the color of PPT formed in above reaction. तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी इससे बनेगा ZnOH का होल ट्वाइस प्लस NH4 ट्वाइस और SO4, ठीक है। और इसमें जो PPT होगी वो ZnOH का होल ट्वाइस होगा एंड दिस इज अ वाइट PPT। FeCl3 प्लस NH4OH, ठीक है। और यहाँ पे भी A भी बन रहा है, अब फिर से वही सेम क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगी उसमें जो प्रोडक्ट आएंगे वो होंगे Fe2O3.XH2O प्लस NH4Cl। तो यहाँ पे जो PPT होगी वो Fe2O3.XH2O की होगी और ये एक ब्राउन कलर की PPT है। Cu2 प्लस NH3, ठीक है, इससे बनेगा A। आइडेंटिफाई A एंड कलर ऑफ A। तो कंपाउंड जो बनेगा वो हमारा होगा CuNH3 2 प्लस, ठीक है। और इसका जो कलर है वो है डीप ब्लू। Ag प्लस प्लस Cl माइनस, इससे बनेगा A। आइडेंटिफाई द कलर ऑफ A, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, AgCl बन जाएगा और इसका कलर होगा वाइट। AgCl प्लस NH3, उससे बनेगा A। अब आइडेंटिफाई द कलर ऑफ A। तो पहले तो हम A को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। A होगी एक कॉम्प्लेक्स Cl और ये कलरलेस कॉम्प्लेक्स है। लिक्विड अमोनिया इज नॉट यूज्ड एज अ रिफ्रिजरेंट because of peculiar properties. No, it is used as a refrigerant. Oxide of nitrogen that are not colorless are, ठीक है। तो यहाँ पे दो ऑक्साइड्स हैं हमारे जो कि कलरलेस नहीं है। पहला तो है N2O3 और दूसरा है NO2। ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन दैट आर नॉट गैशियस आर N2O3, N2O4 और N2O5। ऑक्साइड विच आर न्यूट्रल, और दो ऐसे ऑक्साइड्स हैं, एंड विच आर एसिडिक, तो ये चार हैं। इनके नाम, इनके जो फॉर्मूले हैं वो हम लिख लेते हैं। तो न्यूट्रल दो हैं हमारे, एक तो है N2O और दूसरा है NO, और बाकी जो बचे कुछ हमारे हैं वो सब एसिडिक, N2O3, NO2, N2O4 और N2O5। N2O3 का क्या कलर है भैया? N2O3 का कलर है ब्लू, NO2 का कलर है ब्राउन। यही हमारे दो कलरफुल हैं, बाकी सारे कलरलेस हैं। यू हैव PbNO3 का उल्टवाइस। हाउ विल यू प्रिपेयर N2O4? तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसको हीट कर देंगे। इसको हीट करने के बाद क्या होगा, हमारा NO2 बन जाएगा, ठीक है। और फिर इसको हम कूल कर देंगे जिससे कि हमारा N2O4 बन जाएगा। N2O बनेगा हमारा NH4NO3 को हीट करके। NO इज प्रिपेयर्ड बाय, NO में NaNO2 होगा जिसमें हम FeSO4 डालेंगे प्लस H2SO4। इससे हमारा बनेगा Fe2SO4 का थ्राइस प्लस NaHSO4 प्लस N प्लस H2। N2O3 बनाना है तो N2O3 काफ़ी सिंपल है, NO प्लस N2O4, इसका बन जाएगा N2O3। NO2 इज प्रिपेयर्ड बाय, यहाँ पे हम लेंगे PbNO3 होल ट्वाइस और इसको कर देंगे हम हीट, तो हमारा बन जाएगा NO2। N2O4 को प्रिपेयर करने के लिए हमें NO2 लेना है, इसको हम कूल कर सकते हैं और इससे बन जाएगा हमारा N2O4। N2O5 इज प्रिपेयर्ड बाय, यहाँ पे हमारा HNO3 प्लस P4O10, इससे बनेगा HPO3 प्लस N2O5। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बड़ी रिएक्शन आएगी तो NO बनेगा, बाकी सबकी सिंपल रिएक्शन है। HNO3 वाली रिएक्शन N2O5 की है, बस इतना याद रखना है आप लोगों को। बाकी सवाल इसमें से आ सकता है, आ जाता है प्रिपरेशन में से, तो इसलिए इसको करना तो है ही। आउट ऑफ NN बॉन्ड एंड NO बॉन्ड इन N2O whose length is longer, तो NO की लेंथ ज़्यादा होती है as compared to NN। All NO bond in N2O3 are in equal length, नहीं। N2O3 is planar slash non planar, तो सारे ही प्लेनर होते हैं, ये भी प्लेनर होगा। NO2 बॉन्ड एंगल इज, NO2 के बीच का बॉन्ड एंगल 134 डिग्रीज। NN बॉन्ड लेंथ ऑफ N2O3 इज लार्जर इफ कंपेयर्ड विथ N2O4, सही। NN बॉन्ड लेंथ ऑफ N2O3 ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू N2O4। Out of NON bond angle and ONO bond angle which is larger in N2O5, ठीक है। तो ONO बॉन्ड जो होता है वही लार्जर होता है, जो एंगल होता है इसमें सबसे ज़्यादा होता है। आउट ऑफ ONO बॉन्ड एंगल एंड ONN बॉन्ड एंगल विच इज़ लार्जर इन N2O3, इसमें भी सेम ONO। N2O5 इज प्लेनर स्लैश नॉन प्लेनर, तो सारे ही प्लेनर होते हैं। हाइपोनाइट्रस एसिड फॉर्मूला H2N2O2। इन द लेबोरेटरी नाइट्रिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय, लेबोरेटरी में बनाने के लिए NaNO3 लेते हैं हम, उसमें डाल देते हैं हम H2SO4, से बन जाता है हमारा NaHSO4 प्लस HNO3। ऑन लार्ज स्केल नाइट्रिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय ओस्टवाल्ड प्रोसेस। द टेम्परेचर एंड प्रेशर रिक्वायरमेंट इन ओस्टवाल्ड process
500 केल्विन का टेम्परेचर होता है और 9 बार का प्रेशर होता है। कैटलिस्ट यूज्ड इन ओसवाल्ड प्रोसेस इज PTRH हम यूज करते हैं। राइट इक्वेशंस ऑफ ओसवाल्ड प्रोसेस। पहला तो हमारा NH3 प्लस O2, इससे बनता है हमारा NO प्लस H2O। फिर हम इस NO के अंदर डालते हैं O2 जिससे हमारा बनता है NO। तो बेसिकली हमें NO2 चाहिए था। NO2 के अंदर हम डाल देंगे H2O, इससे हमारा बन जाएगा HNO3 और यहाँ पे हमारा NO निकल जाता है। ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाय डिस्टिलेशन एक्वस HNO3 कैन बी कंसनट्रेटेड बाय 68% बाय मास। ये चीज़ एक एजियोट्रोप पढ़े थे हमने सॉल्यूशंस में, वो वाला पॉइंट है ये भी। वहाँ पे क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट बराबर हो जाता है, वहाँ पे कुछ ऐसा होता है सेम हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट पूरे उसका सॉल्यूशन का, तो इसलिए वहाँ पे अब डिस्टिलेशन नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे वेपराइजेशन से ही करते हैं। फर्दर कंसंट्रेशन टू 98% कैन बी अचीव्ड बाय, तो इसके लिए हमें डिहाइड्रेशन करना पड़ेगा और डिहाइड्रेशन करने के लिए एक ही चीज़ हम यूज़ करते हैं, वो है H2SO4, वो भी कंसनट्रेटेड। फ्रीजिंग पॉइंट हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रिक एसिड, तो उसको करने की जरूरत नहीं है। HNO3 एग्जिस्ट एज प्लेनर / नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल इन गैसियस स्टेट, तो गैसियस स्टेट में प्लेनर होता है ये। कंसनट्रेटेड HNO3 अटैक मोस्ट मेटल्स एक्सेप्ट दो हमारे मेटल्स हैं जो कि ये नहीं करता है, वो है गोल्ड और प्लेटिनम। कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बिल्कुल भैया, नाइट्रिक एसिड ही तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। Cu प्लस 8HNO3, यहाँ पे डाइल्यूट हम यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो होगा CuNO3 प्लस NO। ठीक है, हमें बस इससे मतलब है क्या निकल रही है गैस। यहाँ पे भी रिएक्शन है, यहाँ पे हमने कंसनट्रेटेड यूज़ किया है तो ये तो यही बनेगा, बट जो हमारी गैस होगी वो होगी NO2। जब यही रिएक्शन हम Zn के साथ में कराते हैं तो डाइल्यूट वाले टाइम पे जो हमारा एक बेसिक ZnNO3 ट्वाइस तो बन ही जाता है, प्लस हमारी यहाँ पे N2O गैस निकलती है, बट जब हम कंसनट्रेटेड से कराते हैं तो NO2 ही निकलती है। तो मतलब कंसनट्रेटेड में तो हमेशा NO2 निकलेगी, डाइल्यूट के केस में कॉपर में NO निकलेगी और जिंक में N2O निकलेगी। डैश एंड डैश डू नॉट डिजॉल्व इन कंसनट्रेटेड HNO3 ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ पैसिव फिल्म, मतलब ऑक्साइड लेयर वाले, तो ये है हमारा क्रोमियम और एल्यूमिनियम तो है ही। कंसनट्रेटेड HNO3 ऑक्सीडाइजेस नॉन मेटल टू गिव डैश गैस, तो ये देता है NO2 गैस। I2 प्लस HNO3, इससे क्या रिएक्शन होगी हमारी, यहाँ पे बनेगा HiO3 प्लस NO2। एसिड प्लस HNO3 H2SO4 प्लस NO2, तो NO2 तो हमारी बन ही रही है क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं। P4 प्लस HNO3, तो यहाँ पे NO2 तो बनेगा ही, बाकी यहाँ पे बन जाएगा H3PO4। ब्राउन कलर्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड इन ब्राउन रिंग टेस्ट इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। ये कॉम्प्लेक्स है जो कि ब्राउन रिंग टेस्ट में बनती है, एंड इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आ चुका है मेरे टेस्ट में और बहुत लोगों ने गलत किया है। इन दिस ब्राउन कलर्ड कॉम्प्लेक्स Fe इज इन डैश ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, ये याद रखना है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। NO3 माइनस प्लस Fe2 प्लस प्लस H प्लस, तो ये वही हम ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स वाली रिएक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो NO प्लस Fe3 प्लस। नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ डैश फर्टिलाइजर्स, बनता है वो है NH4NO3। नाइट्रोग्लिसरीन एंड TNT आर प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग HNO3। HNO3 is used in explosives and pyrotechnics, so ये सही है। एक्सप्लोसिव्स तो हम देख ही सकते हैं, TNT के अंदर यूज हो रहा है। नेम द एलोट्रोप्स ऑफ फॉस्फोरस। 3 एलोट्रोप्स हैं, एक तो है वाइट फॉस्फोरस, दूसरा है रेड और तीसरा है ब्लैक। वाइट फॉस्फोरस इज ट्रांसपेरेंट, हो ही नहीं सकता, ट्रांसलूसेंट ही होगा। वाइट फॉस्फोरस इज अ वाइट वैक्सी सॉलिड, यस। वाइट फॉस्फोरस इज पॉइजनस एंड मोस्ट रिएक्टिव, यस। एलोट्रोप विच शोज केमिल्यूमिनेसेंस, ये हमारा वाइट फॉस्फोरस ही है। वाइट फॉस्फोरस इज सॉल्युबल इन डैश एंड इनसॉल्युबल इन डैश, तो सॉल्युबल होता है हमारा CS2 में और वाटर में इनसॉल्युबल होता है। P4 वाइट फॉस्फोरस का ही फॉर्मूला होता है, P4 प्लस NaOH प्लस H2O, ये बनाता है A प्लस B। NaOH इज बॉइलिंग इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ CO2, आइडेंटिफाई A एंड B, तो यहाँ पे जो हमारे A और B होंगे वो होगा PH3 प्लस NaHP NaH2PO2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे फॉस्फीन बन रहा है, ये रिएक्शन हम फिर से पढ़ेंगे और ये वाला कंपाउंड भी आ जाता है पूछने को, तो इसलिए इसको याद रखना। PH3 इज कॉल्ड फॉस्फीन। वाइट फॉस्फोरस रेडिली कैचेस फायर इन एयर टू प्रोड्यूस, तो यहाँ पे डेंस फ्यूम बनती हैं ऑफ P4O10। फायर का मतलब ही है ऑक्सीडेशन, ठीक है, तो हम सबसे ऑक्सीडाइज जो फॉर्म हो सकता है उसको ले लेंगे। P4 प्लस O2, तो यही हमारी जो रिएक्शन थी P4O10। PPP बॉन्ड एंगल इन वाइट फॉस्फोरस इज 60 डिग्रीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
व्हाइट फॉस्फोरस कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट यूनिट्स ऑफ, तो डिस्क्रीट यूनिट्स होती हैं P4 की ही, टेट्राहेड्रल होता है ये। व्हाइट स्लैश रेड स्लैश ब्लैक फॉस्फोरस पोसेसेस आयरन ग्रे लस्टर, तो रेड फॉस्फोरस के अंदर होता है ये। रेड फॉस्फोरस इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग व्हाइट फॉस्फोरस एट डैश केल्विन इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर, तो 573 केल्विन में करते हैं हम हीट। रेड फॉस्फोरस इज नॉन पॉइजनस, यस। रेड फॉस्फोरस इज soluble in water NCS2, नो, ये दोनों में ही insoluble होता है। रेड फॉस्फोरस इज polymeric consisting of chains of P4 tetrahedra. The two forms of black phosphorus are, तो एक तो होता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा। When red phosphorus is heated in a sealed tube at 803 Kelvin, it forms alpha black phosphorus. Alpha black phosphorus have dash और dash crystal systems, तो इसमें मोनोक्लिनिक और रोम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस डू नॉट ऑक्सीडाइज इन एयर, तो अल्फा एंड यहाँ पे शायद बीटा ब्लैक फॉस्फोरस आएगा, तो ये दोनों ही ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं एयर में, बिल्कुल नहीं होते हैं। बीटा ब्लैक फॉस्फोरस इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग डैश एट डैश केल्विन अंडर हाई प्रेशर, तो यहाँ पे वाइट फॉस्फोरस होता है और 473 केल्विन होता है। टेम्परेचर याद करो नहीं करो, बस इतना याद कर लो कि वाइट जो है वो बीटा बनाएगा और रेड जो है वो अल्फा बनाएगा। A प्लस H2O, ये बनाता है CaOH का होल ट्वाइस प्लस PH3, तो यहाँ पे A क्या होगा, A जो है हमारा यहाँ पे होगा Ca3P2। अब Ca3P2 के साथ में हम A की रिएक्शन करा रहे हैं, ये बना रहा है CaCl2 प्लस PH3, तो यहाँ पे ए क्या होगा, क्या ही हो सकता है, यहाँ पे Cl दिख रहा है, ठीक है, और H दिख रहा है, तो HCl ही होगा यहाँ पे। इन लेबोरेटरी PH3 इज प्रिपेयर्ड बाय, P4 लेते हैं, P4 मतलब वाइट फॉस्फोरस हम लेते हैं, उसमें हम डालते हैं NaOH प्लस H2O, इससे बनता है हमारा PH3 प्लस Na2HPO2, ये वही रिएक्शन फिर से आ गई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। व्हेन प्योर इट इज़ इनफ्लेमेबल, यस, बट इट बिकम्स इनफ्लेमेबल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, तो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, एक तो है P2H4 और दूसरा है P4, या तो P2H4 हो या फिर P4 हो, इनके वेपर्स यदि प्रेजेंट होंगे तो फिर ये फ्लेमेबल हो जाएगा, नहीं तो ये इसमें आग नहीं लगती जब ये प्योर होता है। टू प्योरीफाई इट, इट इज़ एब्जॉर्ब्ड इन डैश टू फॉर्म डैश, ठीक है, तो प्योरीफाई करने के लिए हम HI में डाल देते हैं और ये बना लेता है PH4I प्लस KOH, तो इसको तोड़ देगा, KI बना देगा, PH3 बना देगा और H2 बना देगा। फॉस्फीन हैज डैश स्मेल, तो इसके अंदर रॉटन फिश की स्मेल होती है। फॉस्फीन इज हाईली पॉइजनस, यस। फॉस्फीन एक्सप्लोड्स इन कॉन्टेक्ट विथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक हमारे जो HNO3 हो गया, Cl2 हो गया, Br2 हो गया। सॉल्यूशन ऑफ PH3 इन डिकम्पोजेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट टू गिव डैश एंड डैश, ठीक है, तो यहाँ पर रेड फॉस्फोरस बनाता है और H2 बनाता है। CuSO4 प्लस PH3 Ca3P2 प्लस H2SO4 HgC2Cl2 प्लस PH3, यहाँ पे बनेगा Hg3P2 प्लस HCl। PH3 प्लस HBr, तो अभी हमने HI वाली रिएक्शन पढ़ी थी, उसी तरीके से ये हो जाएगी। PH3 इज एसिडिक स्लैश बेसिक, तो ये बेसिक होता है। स्पॉन्टेनियस कंबशन ऑफ फॉस्फीन इज यूज्ड इन, तो एक होमली सिग्नल होता है, ये शिप्स वगैरह में यूज होता है, वहाँ पे हम इसको यूज करते हैं ताकि हम पता लगा सके कि हाँ यहाँ पे है शिप। कंटेनर्स कंटेनिंग डैश एंड डैश आर pierced एंड थ्रोन इन द सी when the gas evolved they serve as a signal, तो यहाँ पे कंटेनर्स के अंदर हम डालते हैं CaC2 और Ca3P2। PH3 is also used as a smoke screen, yes, अभी हम देख ही रहे हैं, यदि सिग्नल की तरह यूज कर रहे हैं तो स्मोक स्क्रीन की तरह भी यूज कर सकते हैं। हाउ टू प्रिपेयर PCl3, PCl3 को प्रिपेयर करने के दो तरीके हैं, पहला तो है बाय पासिंग ड्राई क्लोरीन ओवर हीटेड वाइट फॉस्फोरस, ठीक है, और दूसरा है एक्शन ऑफ थियोनाइल क्लोराइड विथ वाइट फॉस्फोरस, इन दोनों रिएक्शन को हम अभी देख लेते। तो P4 प्लस Cl2 एक्सेस में हम नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ पे PCl3 बन जाएगा, और P4 प्लस SOCl2, यहाँ पे याद रखना इसका नाम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, थियोनाइल क्लोराइड, ठीक है, इसके साथ में हम रिएक्शन कराएंगे तो हमारा बन जाएगा PCl3। PCl3 इज येलोइश वाइट पाउडर, नो, it is not yellowish white powder, it is a colorless oily liquid। PCl3 plus H2O, H3PO3 plus HCl, CH3COOH plus PCl3, CH3COCl plus H3PO3, तो यहाँ पे याद रखना है कि PCl3 की रिएक्शन जब भी होगी, यहाँ पे हम हेलाइड आ रहा है, यहाँ पे OH हट के, ये ऑर्गेनिक में भी आई रिएक्शंस, तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा H3PO3, बस इतना याद रखना, बाकी रिएक्शन तो सिंपल है। यहाँ पे भी सेम होगा, यहाँ पे बस Cl लग जाएगा OH हट के और हमारा H3PO3 बन जाएगा। PCl5 को कैसे प्रिपेयर करना है, और यहाँ पे H3PO3 भी क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई रिडॉक्स तो हो नहीं रहा है, कुछ भी रिडक्शन या ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा, तो यहाँ पे +3 में है P, यहाँ पे +3 में है, तो इसलिए यहाँ पे
H3PO3 बन रहा है। हाउ टू प्रिपेयर PCl5, तो इसकी भी दो रिएक्शन है। पहला तो एक्सेस में यदि हम क्लोरीन ले लेंगे तो हमारा PCl5 बन जाएगा, और दूसरा जो हमारा है वो है रिएक्शन विथ सल्फ्यूराइल क्लोराइड, स्पेलिंग है सल्फ्यूराइल क्लोराइड। ये दोनों नाम याद करना बहुत जरूरी है, इन्हीं में आएगा क्वेश्चन। यहाँ पे SO2Cl2 है, वहाँ पे SOCl2 था। द कलर ऑफ PCl5 इज, तो ये होता है येलोइश। PCl5 इज अ येलोइश वाइट लिक्विड, नो इट इज येलोइश वाइट पाउडर। इन मॉइस्ट एयर इट हाइड्रोलाइसिस 2, ठीक है, तो मॉइस्ट एयर में बन जाता है POCl3। इसको ऐसे भी समझ सकते हो, यहाँ पे +5 में है और PCl5 में भी +5 में ही था। PCl5 + H2O, तो यहाँ पे बनेगा POCl3 + HCl। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि OH हट के Cl लग गया, बट क्योंकि कोई रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हो रही, यहाँ पे +5 में है तो यहाँ पे भी +5 में ही रहेगा। ये बनाएगा H3PO4 + HCl, नॉट H3PO3। रीजन आपको समझ में आ चुका है। PCl5 ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग होगी तो डिकम्पोजिशन हो जाएगा, टूट जाएगा वो, PCl3 और Cl2 बना देगा। अभी हमारी रिएक्शन आ गई ऑर्गेनिक वाली, यहाँ पे बन जाएगा C2H5Cl + POCl3, और यहाँ पे भी बन जाएगा CH3COCl + POCl3। यहाँ पे HCl और बनता है Ag + PCl5, तो यहाँ पे बनेगा AgCl + PCl3, और सेम यहाँ पे होगा, यहाँ पे SnCl4 बनेगा प्लस यहाँ पे PCl3 बनेगा। डैश इज यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ C2H5Cl और CH3COCl। PCl5 यूज होता है, ये NCERT की लाइन है। PCl3 भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन डैश एंड डैश स्टेट्स PCl5 हैव अ डैश स्ट्रक्चर, तो लिक्विड और गैसियस स्टेट की जब हम बात करते हैं तो इसका होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। एक्सियल बॉन्ड लेंथ इज स्मॉलर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ इन PCl5, तो ऐसा नहीं होता है, किसी भी में भी नहीं होता है ऐसा, सब में एक्सियल लेंथ ज़्यादा होती है। इन सॉलिड स्टेट PCl5 एग्जिस्ट एज एन आयोनिक सॉलिड, इसमें दो कॉम्प्लेक्स बन जाती हैं एक तरीके से, पहला तो कैटायन होता है, दूसरा एनायन होता है, PCl4 पॉजिटिव एंड PCl6 माइनस चार्ज के साथ में ये बन जाते हैं, इसीलिए यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बदल जाता है। PCl5 फ्यूम्स इन मॉइस्चर, यस HCl बना के फ्यूम करता है, जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा। फॉर्मूला ऑफ फॉस्फेनिक, तो फॉस्फेनिक एसिड होता है हमारा H3PO2। फॉर्मूला ऑफ फॉस्फोनिक एसिड, तो वो होता है H3PO3। ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला H3PO3, ये तो हमें सबको याद है। H3PO4 नेम ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, H3PO2 नेम हाइपोफॉस्फोरस एसिड, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, तो ये होगा H4P2O6। पायरोफॉस्फोरस एसिड होगा हमारा H4P2O5। H4P2O7 नेम, तो ये होगा हमारा पायरोफॉस्फोरिक एसिड। मेटाफॉस्फोरल एसिड होता है HPO3N, पॉलीमर टाइप होता है। वाइट फॉस्फोरस प्लस एल्कली इज यूज टू प्रिपेयर, तो ये प्रिपेयर करता है हमारा H3PO2। रेड फॉस्फोरस प्लस एल्कली इज यूज टू प्रिपेयर, तो इससे बनता है H4P2O6। अब इसको याद कैसे रखेंगे हम, ये वाले जो हैं दोनों हमारे वाइट फॉस्फोरस और रेड फॉस्फोरस, ये बनाते हैं हाइपो वाले एसिड, ठीक है, तो ये वाइट फॉस्फोरस जो है वो हमारा हाइपोफॉस्फोरस एसिड बनाएगा और ये हाइपोफॉस्फोरिक एसिड बनाएगा। H3PO3 prepared by hydrolysis of P2O3 plus H2O. H3PO4 is prepared by hydrolysis of P4O10 plus H2O. PCl3 plus H3PO3 is used to prepare pyrophosphorus acid H4P2O5. H4P2O7 is prepared by heating of P3H3PO4. HPO3N is prepared by, तो ये बनता है H3PO3 + Br, इसको हम हीट कर लेते हैं। तो सबसे अजीब रिएक्शन इसी की है, सबसे अजीब नाम इसका है, तो इस तरीके से भी इसको याद रख सकते हैं। बाकी तुम नाम याद कर लो, उसके बाद में जब तुम रिलेट करने जाओगे तो चीज़ें ईजी हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे P2O3 और P4O10 एक जैसे हैं, उसी तरीके से ये दोनों हैं, ये ऑर्थोफॉस्फोरिक है, ये ऑर्थोफॉस्फोरस है, तो उस तरीके से तुम करोगे तो याद हो जाएगा। राइट द कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड्स इन पायरोफॉस्फोरस एंड देयर नंबर, तो पायरोफॉस्फोरस एसिड के अंदर कितने बॉन्ड हैं उनके नंबर, तो इसके अंदर होते हैं हमारे 2 POH बॉन्ड, 2 हमारे PH बॉन्ड और 2 हमारे P डबल बॉन्ड O बॉन्ड। ऑल ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस कंटेन्स एटलीस्ट 1 डैश एंड 1 डैश बॉन्ड, ठीक है, तो ऑक्सो एसिड ऑफ फॉस्फोरस के अंदर 2 बॉन्ड कंपलसरी है सारे के सारे के अंदर। पहला है P डबल बॉन्ड O बॉन्ड और दूसरा है POH बॉन्ड, ये एक बॉन्ड होना हर एसिड में कंपलसरी है। द ऑक्सो एसिड्स इन विच P has lower oxidation state less than 5 contains either P bond, PH bond or both in addition to P double bond O और POH bond। ट्रू या फॉल्स, तो इसका आंसर है फॉल्स, क्योंकि या तो
P होगा या फिर PH होगा, दोनों नहीं हो सकते किसी भी एसिड के अंदर। H3PO3 डिस्प्रोपोर्शनेट टू डैश एंड डैश, ये हमारा बनाता है H3PO4 प्लस PH3, यस, क्योंकि यहाँ पे -3 में जाएगा, यहाँ पे +5 और यहाँ पे +3 में है। द एसिड्स हैविंग अ pH बॉन्ड इज स्ट्रांगली रिड्यूसिंग, बिल्कुल सही। pH बॉन्ड इज नॉट आयोनाइजेबल दस डू नॉट प्ले एनी रोल इन बेसिसिटी, ये बिल्कुल सही है। pH बॉन्ड कभी भी टूट के बेसिसिटी नहीं देगा आपको। OH बॉन्ड जो है, यहाँ पे जो H है ये टूटेगा हमेशा। pH बॉन्ड इज प्रेजेंट इन एसिड, दो एसिड के अंदर pH बॉन्ड होता है, पहला तो है H3PO2 और दूसरा है H3PO3, ये दोनों ही रिड्यूसिंग हो जाते हैं। AgNO3 प्लस H3PO2, तो ये रिड्यूस करेगा, इसको रिड्यूस करके यहाँ पे Ag ही बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे Ag है अभी +1 में, यहाँ पे Ag बना दिया, प्लस HNO3 प्लस H3PO4। ऑक्साइड्स ऑफ फॉस्फोरस विथ स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी इज, तो जिसमें सबसे ज़्यादा pH होंगे वही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी में, H3PO2। कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ H3PO3, H3PO4 और H3PO2, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NCERT में नहीं दिया है। H3PO2 की सबसे ज़्यादा होती है, फिर H3PO3, फिर H3PO4। बहुत बढ़िया, नहीं है कोई डाउट तो